सोशल मीडिया को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम ने बीजेपी आईटी सेल को किया संबोधित। सीएम योगी ने सोशल मीडिया को बताया बेलगाम घोड़ा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। आज 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं को दिया चुनावी मंत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। सपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। प्रयागराज में गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर। घरों में घुसा पानी। लोग पलायन करने को मजबूर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के आईटी सेल को संबोधित किया और सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया। सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह घूमता है। उन्होंने कहा कि इसे नियंत्रण में लाने की जरूरत है। बता दें कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संसद में हुए पेगासस मामले पर हंगामा योगी आदित्यनाथ को चिंतित कर रहा है। कहीं ना कहीं सीएम योगी को इस बात की चिंता है कि कहीं सोशल मीडिया पर पेगासस मामले में घिरी जा रही बीजेपी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े। इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को इसे नियंत्रण में करने के लिए तैयार होने को कहा है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि यदि वे सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में वे मीडिया ट्रायल के शिकार हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां शनिवार सुबह करीब 11 बजे वे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करने पहुंचे। लखनऊ पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरे पर नड्डा चुनावी बिगुल फूकेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। फिल्म अंधाधुन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी और अनेक की शूटिंग पूरी होने के बाद से वे अपनी अगली फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग में लगातार व्यस्त है। मध्य प्रदेश में फिल्म का एक लंबा शेड्यूल पूरा करने के बाद अब आयुष्मान उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। यूपी में शूट हुई उनकी पिछली फिल्म गुलाबो सिताबो सीधे ओटीटी पर रिलीज होने के चलते बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर कसे जाने से बच गई। उसके पहले वे लगातार हिट फिल्में देते आ रहे हैं। फिल्म डॉक्टर जी का अगला शेड्यूल प्रयागराज में होना है और अपने परिचित राज्य में शूटिंग को लेकर वे काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आयुष्मान का प्रयागराज से गहरा जुड़ाव है। रियलिटी टीवी शो रोडीज में हिस्सा लेने के दौरान प्रयागराज से गुजरे आयुष्मान पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए प्रयागराज में होंगे। तो आयुष्मान खुराना एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लौट कर आ रहे हैं। उनकी प्रयागराज में एक और नई फिल्म जिसका नाम डॉक्टर जी बताया जा रहा है, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है और उसी को लेकर आयुष्मान खुराना एक बार फिर से यूपी के प्रयागराज आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को लेकर जमीन पर उतरना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में आज रायबरेली में सपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। सपाइयों का कहना है कि मौजूदा सरकार पिछड़ों को दरकिनार कर उनके हक को मार रही है।
तो यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का गठन हुआ था और बड़ी मेहनत से मंडल आयोग की सिफारिशें बनाई गई और मंडल आयोग की सिफारिशें 100% लागू हों, इसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत ही अथक प्रयास किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें थी उसके तहत उन्होंने 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू किया। लेकिन उसके बाद ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रचा और समाप्त कर भी दिया। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों का जो हक खा रहे हैं, जो लिटरल एंट्री इन्होंने शुरू की है, हमारी मांग है कि लिटरल एंट्री बंद हो। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। हमारी मांग है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाती है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि एक महिला ने अपने 4 वर्ष की बच्चे के साथ जबरन रेप करने का आरोप गांव के ही अधेड़ पर लगाया है। बता दें कि अभी 15 वर्ष की बच्ची का 5 महीने का गर्भ ठहरने के मामले में सभी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई कि एक बार फिर 4 वर्ष की मासूम के साथ रेप करने का मामला सामने आ गया। महिला ने थाना प्रभारी निर्भय सिंह पर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायती पत्र में लिखा है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपियों को थाने में बैठाया गया है और साथ ही मामले में सुलह करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। हमारे बच्ची के संग बलात्कार हुआ है। हम नहीं थे, हम निचवल गए थे। निचवल से जब हम आए तो हमारी बच्ची रो रही थी। पूछे अम्मी क्या हुआ है, तो हम बच्ची कह रही है बेटा क्या, हम कह रहे हैं बेटा क्या हुआ है, तो कह चैतू ने बलात्कार बाजी अम्मी गंदी आदत की थी। तो कहा घर में लेकिन उनके टांग के पूले पे से तख्ता सुता देना, तख्ता सुता को हमारे चड्डी सरकार जैसे गंदी आदत के लिए ओकर से हम जो पटैली रह गई। फिर ओकर घरे पानी के अपने मर्दे के तो कहती हम ना बैठे। शाम के 9 बजे के समय में टहल रही थी, तब तक 4 लोग आए, मेरे मुँह दाब कर खेत में लेकर चले गए। पहचान की चारों को? हाँ। क्या नाम है? बिट्टू यादव, संदीप, कुंदन, टिप्पू। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने के लिए कोशिश की। उन्होंने बोला कि तुमको मार डालेंगे। फिर हम डर के मारे कुछ नहीं बोले। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरिफ जुड़ चुके हैं। आरिफ, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। महाराज के निचरौल थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक 4 वर्ष की बच्ची ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसने के साथ गांव के ही एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा रेप किया गया था, जिसमें शिकायत के बाद ही पुलिस उस 4 दिन से बैठाई हुई है। अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखी है। महिला पे दबाव बनाया जा रहा है मुकदमे को सुलह करने के लिए। इससे पूर्व भी अभी 2, 4, 10 दिन की बात है, 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जिसको 5 माह का गर्भ भी ठहर चुका है। लेकिन उसमें भी अभी सारे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और अभी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। अभी उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसमें भी इस प्रकार का आरोप लगा था कि स्थानीय पुलिस द्वारा रुपए लेके लोगों को कार्रवाई नहीं की जा रही थी और मुकदमे नहीं दर्ज किया जा रहा था। इस बाबत इस मामले में सीओ से बात की गई है, तो उनका ये कहना है कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। अभी जैसा भी कोई जांच में हम पाएंगे मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जिस तरह के बच्चियों के साथ इस तरह के आरोप, इस तरह के मामले आ रहे हैं और एक ही थाने में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इससे ये लग रहा है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों आरिफ, पुलिस की कार्यशैली पर भी इस घटना के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसके अलावा महिला पर केस का सुलह करने का दबाव भी बनाया जा रहा है।
जैसा कि महिला ने अपने पत्र में स्वयं लिखते हुए पुलिस अधीक्षक को दिया है कि उसके ऊपर सुलह करने का दबाव बना जा रहा है, और इस तरह के मामले में पुलिस का जो रवैया अब तक दिखने को मिल रहा है इन दोनों मामलों में, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस इस तरह के मामलों में संवेदनशील नहीं है। पीड़ित महिला की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है आरिफ? पीड़ित महिला अभी दर दर भटक रही है और वो कार्रवाई की मांग कर रही है, लगातार अधिकारियों के चौखटों पे पहुंच रही है और अपनी शिकायत, अपनी बात को कर रही है और मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। शुक्रिया आरिफ आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वही महिला पर केस में सुलह करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंसुओं से भी संक्रमण फैल सकता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऐसे 20 से अधिक मरीज मिले हैं जिनके आंसुओं में कोरोना वायरस मिला है। इन मरीजों के आंसुओं का नमूना लेकर आरटी-पीसीआर जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग को भेजा गया था। जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और इनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, जबकि दूसरे आंख की रोशनी बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर आंखों में ज्यादा लालीपन और जलन हो तो एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञों को जरूर दिखाएं। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, लेकिन संक्रमण के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के लक्षण शरीर के किस अंग में आ जाए ये बता पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको बता दें कि कल्पनाथ राय 4 बार संसद चुने गए थे। नेताजी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। तो मऊ जनपद का सृजन करने वाले कल्पनाथ राय 4 बार सांसद चुने गए थे। कांग्रेस की सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। अपने संसदीय क्षेत्र में आते रहते थे तो कोई ना कोई योजना लेकर ही आते थे। उनका मकसद था कि मऊ जनपद का विकास करना है। वही आज स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय का जन्म आपको बता दें 4 जनवरी 1941 में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1999 को नई दिल्ली में हुई थी। नेताजी ने सन 1988 में मऊ जिला बनाया था, जो आज इनका 22वां पुण्यतिथि सुधा राय, केदार सिंह आदि उपस्थित होकर उन्होंने मनाया। इसके अलावा जनता ने भी अपने नेताजी को पुष्प अर्पित किए। ये भी नहीं मालूम है कि किस तरह का कार्यक्रम था। अरे मऊ जनपद के जन्मदाता कल्पनाथ राय की आज पुण्यतिथि है और उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम था जिससे मऊ के बच्चे प्रेम करते हैं और कल्पनाथ राय का नाम मऊ के कांकण पे लिखा हुआ। जनता को जगाने के लिए, जनता में कल्पनाथ राय के विचार और सोच को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो। तिथि कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, फंड और संकलन विभाग प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों द्वारा प्रातःकाल 9 बजे उनके कल्पनाथ राय डॉक्टर सुधा राय जी के आवास पे तत्पश्चात सेमरी जमालपुर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पतिला ग्राम सभा में लगी उनकी प्रतिमा पर लुधुई, कोपागंज, जिला अस्पताल होते हुए संविधानी सभा इंटरनेशनल कल्पनाथ राय इंटर कॉलेज में संपन्न कराई गई। मैं कल्पनाथ राय चूँकि इस जनपद के जन्मदाता थे, विकास पुरुष थे, हम कांग्रेस जनों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में यही शपथ लिया है कि कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने विकास तो कोई काम एक ही इस जिले में जोड़े नहीं। 22 वर्ष हो गए और आज उनकी पुण्यतिथि है
उनका सपना अधूरा रह गया। बहुत काम उन्होंने किया। मऊ में जो कुछ भी विकास के नाम पर दिखाई दे रहा है कल्पना खरे की देन है। आज वो नहीं है, उनके न रहने से जो है सारी समस्याएं जो है पड़ी हुई हैं। मऊ की तरफ कोई नहीं देख रहा है। उस समय वो कहा करते थे कि मऊ में मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा, ठीक है। और आज 22-23 साल में वो मेडिकल कॉलेज और ये नहीं बना। हमारे मुख्यमंत्री जी बगल के हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बगल के क्षेत्र के हैं, लेकिन गोरखपुर और बनारस के बीच में मऊ की घोर उपेक्षा हो रही है। नाश्ता करिए। बीते दिन सुल्तानपुर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले में नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। इसी दौरान दर्जनों गाड़ियों का काफिला तो निकाला ही गया, साथ ही कई गाड़ियों पर बिना अनुमति के हूटर भी बजाया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा कोतवाली नगर में 7 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रदर्शन में जिन्होंने गलत रूप से हूटर और सायरन का प्रयोग किया है, लगभग 7 लोग नामजद और बाकी 25-30 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR पंजीकृत के विधिक कार्रवाई की है। सर, ये हूटर बजाने का क्या मकसद था इनका सबका? हूटर बजा के इन्होंने और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया होगा, जो कि अवैध रूप से बजाया जा रहा था, जिसको बजाने की कोई अनुमति नहीं है। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज यानी शनिवार को खतरे के निशान को ये छू लेगा। गंगा और यमुना का जल स्तर प्रयागराज में खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को रात 8 बजे तक गंगा और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब 1.5 मीटर नीचे था। अगर इसी गति से पानी बढ़ता रहा तो आज शाम तक जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। तेजी से बढ़ते जल स्तर से निचले इलाकों में खलबली मच गई है। कई घरों में पानी भर गया है। लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और कुछ लोगों ने बाढ़ चौकियों में शरण ले ली है। के आसपास से गंगा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 1000 के आसपास जो भी मकाने हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा करके विद्यार्थी हैं, जो छात्र यहाँ पे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें इसेंशियल सर्विस के लिए और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि साग सब्जी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लगभग गांठ भर पानी भर गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे विपरीत या फिर अनुकूल ना कहें परिस्थितियों का ऐसी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब यहाँ के बच्चे अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि अब खाने पीने का सामग्री जो है अब बाहर जाके लेने में भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम सभी लोग जितने स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो अपने घर के लिए पलायन करेंगे और शायद ये 2-4-10 दिन तक स्थिति बनी रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर सोचेंगे कि आके अपने रूम पर यथास्थिति पढ़ाई लिखाई किया जाए। कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले भर से 1000 लीटर लहन को नष्ट किया है। साथ ही 10 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 195 लीटर शराब जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव गृह द्वारा जो है पुलिस विभाग, प्रशासन एवं आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो 4 तारीख से 6 तारीख तक 72 घंटे के लिए है, जिसमें जनपद की देसी विदेशी मुद्रा की दुकानों की चेकिंग की आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अवैध शराब बनाने के संदिग्ध अड्डों पर भी दबिश की जा रही है। वहीं रायबरेली की बात करें तो वहां पर चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला ITI स्थित पंचर की दुकान का है, जहां दुकान में रखे लोहे के सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर डाला।
बिजनौर की नजीबाबाद जीआरपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रेन में अवैध उगाही कर रहे एक फर्जी टीईटी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक हैंडबैग, रेलवे रसीद समेत कई चीजें बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 5/6 की रात की बात है। गाड़ी आ रही थी पंजाब मेल मुरादाबाद से सहारनपुर की तरफ जाने वाली, तो उसमें कोच नंबर S8 में सूचना मिली हमको भी, और टीटी जो उसमें रेलवे के कार्यरत ड्यूटी हैं सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सूचना मिली कि एक कोई फर्जी टीटी यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है। उस पर शक हो रहा है कि वो टीटी नहीं है, नकली है, फर्जी है। कन्नौज में एक थानेदार ने थाने में तैनात होमगार्ड पर गालियों की बौछार कर दी। गाली से आहत होमगार्ड के साथियों ने मिलकर थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। एकजुट हुए होमगार्ड का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। बेइज्जती होती कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग? आज उनकी बेइज्जती हुई, कल बेइज्जती होगी, हमारी ऐसा बेइज्जती करने में कोई थोड़ी अधिकारी होते हैं। अमरोहा से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में पनप रहे झोला छाप की लापरवाही से एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। बिजनौर के नई बस्ती का रहने वाला साकिब पिछले 13 दिनों से घर से गायब था। बताया जा रहा है कि साकिब की अपने पिता से बोलचाल बंद हो गई थी। युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें युवक अपने पिता को कुछ संदेश देते हुए दिखाई दे रहा था। 13 दिन बाद साकिब का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आसपास के लोगों में शोक की लहर है। साधनसारी और मैं वहाँ वो कराने के लिए जो खिड़की का लड़का डूबा था उसके लिए ऑर्डर कराने के लिए गया था। ऑर्डर करा के गेट खुलवाने के लिए वहाँ गेट खुलवाने के लिए गया। तो ये हमारे भतीजा और पोता हमारा ये दोनों वहाँ जा रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहाँ जा रहा तुम? बोले चाचा 3 दिन से साकिब गया है। मैंने तो भाई वहाँ चौकी पे देखो जाएगा जरा, मोटरसाइकिल ले गया वो जब, तो भी सब वहाँ मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल हम दिलवा रहे हैं वहाँ से नहर की पटरी पे। वहाँ अपना इनने वीडियो बना के अपना, और वो वहाँ से चले गया। आज 13 दिन के बाद हम 4-5 दिन से 6 दिन से इसकी तलाशी में थे। ये सतीश राय जी हैं, जनपद गाजीपुर के तिलवा गांव की घटना है, थाना रेवतीपुर अंतर्गत। इन्होंने अभी पुलिस को एक सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक लड़की की हत्या करके डेड बॉडी को छुपाना चाहते हैं या जो भी है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर आई तो ये इनकी बेटी हैं, जिनको इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने इल्सिट रिलेशंस को लेकर के तंग आकर के उसके दुपट्टे से गला दबा करके हत्या की है।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आज सुबह NH2 के सहारे नाले में एक युवक का शव मिला। जब सुबह वहां के लोग घूमने निकले तो नाले में शव को देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को नाले से निकाल कर रखा और उसकी पहचान सुरेश चंद्र कुशवाहा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये रामलीला ग्राउंड में के पास में एक नाला है, उसमें सुरेश पुत्र चिरंजी लाल ये सैजनपुर के रहने वाले हैं। वहीं पास में ही सब्जी की दुकान है। जानकारी हुई है कि ये शराब पीने के आदी थे। हो सकता है कि शराब पीकर ये निकले हो और नाले में गिर गए हो। सुबह 7 बजे इसकी बॉडी मिली है, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी की कार्रवाई आगे की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।